बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स पावर प्रॉब्लम के हवाले से, जो कि हमारे जनरेटर्स के सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम में आता है। और ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके हवाले से अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती हैं। तो अगर आज की वीडियो आपने शुरू से आखिर तक बग़ैर स्किप किए देखी तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम बहुत ही ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि रिवर्स पावर बेसिकली होता क्या है और रिवर्स पावर से किस तरह अपने सिस्टम को, जनरेटर्स को और अपने सारे सिस्टम को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और इसकी जो कॉजेज़ हैं, मेन रीज़न्स क्या होती हैं रिवर्स पावर आने की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिवर्स पावर का मतलब क्या है, तो हमें दो चीज़ों को समझना होता है, एक जनरेटर, दूसरा मोटर। ये दो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल के हर लड़के को, इलेक्ट्रिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को पता होनी चाहिए। तो जनरेटर की, जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिनेशन ये होती है कि जनरेटर इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर आउटपुट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरेटर की जो इनपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है। यानी कि जनरेटर को किसी भी किस्म की मैकेनिकल एनर्जी चाहिए जिससे उसको घुमाया जा सके। अब वो एनर्जी कभी एयर के फॉर्म में होती है, कभी इंजन के फॉर्म में होती है, कभी पेट्रोल इंजन, कभी गैस इंजन, कभी टरबाइन। कोई भी मैकेनिकल एनर्जी से हम जनरेटर को घुमाते हैं तो वो इन द एंड जो हमें देता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी कि पावर होती है, जिससे हम फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी की जो अप्लाइंसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जनरेटर की डेफिनेशन ये हो गई। अब मोटर क्या है? जनरेटर के बिल्कुल अपोजिट। मोटर इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि मोटर क्या कर रही है कि उसको ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके बाद वो हमें क्या दे रही है आउटपुट पर? मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जनरेटर हमें आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल दे रहा है, मोटर को हमें इनपुट पर इलेक्ट्रिसिटी देनी है। उसके बाद ये आउटपुट पर क्या दे रही है? हमें मैकेनिकल पावर दे रही है रोटेशन के फॉर्म में, यानी कि अब ये घूम रही है। अब इसके घूमने से हम मुख्तलिफ़ काम लेते हैं। तो बस मोटर और जनरेटर की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर हम इनको अपोजिट कर दें, यानी कि अगर हम ये कहें कि जनरेटर हमारा मोटर बन गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो मैकेनिकल एनर्जी लेने के बजाय मैकेनिकल एनर्जी देना शुरू कर दे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बजाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना शुरू कर दे। अगर हम कहें कि मोटर हमारी जनरेटर बन गई है, तो क्या होगा कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के बजाय देना शुरू कर दे और मैकेनिकल एनर्जी देने के बजाय लेना शुरू कर दे। तो इसको हम कहेंगे कि हमारा रिवर्स एक्शन शुरू हो गया है। तो यहीं से रिवर्स पावर का कॉन्सेप्ट निकलता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम में रिवर्स पावर का मतलब क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम के ज़रिए हमने 5 जनरेटर्स को एक बस बार के ज़रिए, जिसको हम इन्फिनेट या कॉमन बस बार कहते हैं, उसके ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ है। और ये पांचों जनरेटर्स जो है वो अपने फिक्स लोड पर चल रहे हैं, यानी कि इक्वल लोड पर चल रहे हैं। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन। अब हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे जनरेटर नंबर 2 को, यानी कि हमारे जेन 1, जेन 2, जेन 3, जेन 4 और जेन 5 बिलतरतीब जो है हमारी बस बार से कनेक्टेड हैं और हमारा लोड जो है वो इस पर चल रहा है। अब जनरेटर 2 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, उस पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रीज़न्स, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जनरेटर रिवर्स पावर की तरफ जाता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ जिससे इसकी स्पीड ड्रॉप होना शुरू हो गई। अब स्पीड ड्रॉप होने का क्या मतलब होगा? हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम में हमारे जनरेटर्स पैरेलल में चल रहे होते हैं तो किसी भी जनरेटर की स्पीड ड्रॉप होने से उसकी रियल स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एक फ़िक्स कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहेगा। फ़र्क किस चीज़ पर पड़ेगा? उसकी स्पीड ड्रॉप होने से उसके किलोवाट्स पर पड़ेगा। यानी कि अगर अब हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हर जनरेटर पर 500 किलोवाट का लोड चल रहा है, तो हर जनरेटर ने 500 किलोवाट का लोड उठाया हुआ है और ये एक नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेशन में चल रहे हैं। अब जनरेटर 2 के अंदर एक प्रॉब्लम आना शुरू होता है कि इसकी स्पीड ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो जब इसकी स्पीड ड्रॉप होना शुरू होगी तो इस पर जो किलोवाट हैं, यानी कि इस पर जो एक्चुअल लोड है वो कम होना शुरू हो जाएगा और इसका जो लोड है वो हमारे दूसरे जनरेटर्स पर जाने लगेगा। अब हम ले लेते हैं कि इसकी स्पीड ड्रॉप होने से यहाँ पर लोड जो है वो 400 किलोवाट हो जाता है। तो आप अगर गौर से देखें कि जब इस पर लोड ड्रॉप होना शुरू हुआ इसकी स्पीड की वजह से, तो दूसरे जनरेटर्स ने उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया, यानी कि
500 से यहाँ पर 420 किलोवाट हो गया है लोड। चूँकि इस जनरेटर में प्रॉब्लम आने लगा है तो इसकी स्पीड जो है वो ड्रॉप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब इससे किलोवाट जो है वो निकलना शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो इस पर लोड था वो कम होना शुरू हो रहा है और दूसरे जो जनरेटर्स हैं हमारे नॉर्मल, वो अपना लोड जो है वो बढ़ा रहे हैं बिलतरतीब, यानी कि उन पे 20-20 किलोवाट का लोड आ गया है। तो टोटल जो हमारा लोड है वो तो वही चलेगा। अब जनरेटर्स का काम होता है कि वो किस तरह इसको शेयर कर रहे हैं। तो चूँकि हमने सेटिंग सबकी सेम रखी हुई होती है तो सब पर इक्वल लोड यानी कि 20-20 किलोवाट का इन चारों जनरेटर्स में इजाफा हो गया है। 80 किलोवाट जो है यहाँ से कम हो गए। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो मुसलसल आ रहा है, इसकी स्पीड मुसलसल ड्रॉप हो रही है। अब ये मज़ीद लोड को जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोड ड्रॉप हुआ तो हमारे दूसरे जनरेटर्स ने लोड को लेना शुरू कर दिया। अब 500 से लेकर यहाँ पर कितना रह गया, 100 किलोवाट रह गया सिर्फ इस जनरेटर पर, चूँकि इसकी स्पीड जो है वो मुसलसल ड्रॉप हो रही है। स्पीड ड्रॉप होने का मतलब है कि यानी उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रही है। स्पीड ड्रॉप इसकी एक्चुअल में नहीं हो रही, बल्कि स्पीड ड्रॉप होने की वजह से इसके जो लोड हैं यानी किलोवाट हैं वो कम होना शुरू हो रहे हैं। अब ये 500 पे था पहले, अब ये 100 किलोवाट रह गए हैं सिर्फ इस पर। तो बाकी जो लोड था वो दूसरे जनरेटर्स ने ले लिया है। अब दूसरे जनरेटर्स 600 किलोवाट का लोड चला रहे हैं। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस पर जो लोड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यानी कि 0 किलोवाट लोड हो जाता है। तो बस लोड ड्रॉप होते होते आपने देखा कि जनरेटर नंबर 2 पर 0 लोड हो गया, यानी कि अब 0 किलोवाट हो गए इस पर, यानी कि 9 लोड है। ये जनरेटर विदाउट लोड चल रहा है। जो लोड इस पर पहले था यानी 500 किलोवाट था सब पर, अब इस पर चूँकि 0 लोड है तो सब ने जो है वो डिवाइड कर लिया है, यानी कि टोटल जो डिमांड ऑफ लोड है हमारे बस बार के ऊपर वो तो दूसरे जनरेटर्स ने शेयर कर लिए, चूँकि उनकी इतनी कैपेसिटी थी कि उन्होंने वो लोड बेयर कर लिया। लेकिन अब इस जनरेटर का क्या होगा जो कि हमारी बस बार से कनेक्ट भी है और लोड भी नहीं उठा रहा है, चूँकि इसके किसी भी फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन आ गई है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो मुसलसल ड्रॉप हो रही थी। होते होते यहाँ तक नौबत आई कि इसने जो सारा लोड था वो छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जनरेटर जो है अब जनरेटर का काम नहीं कर रहा, बल्कि अब ये लोड बनना शुरू हो गया है। यानी कि पहले तो ये लोड को उठा रहा था जैसे दूसरे जनरेटर्स उठा रहे हैं, अब ये लोड को उठाने के बजाय इसने सारा लोड छोड़ दिया 0 किलोवाट होने के बाद। अब इसको हम कहते हैं कि रिवर्स पावर हो जाना जनरेटर का, यानी कि इस जनरेटर का अब मोटर बन जाना। वो किस तरह कि अब जो दूसरे जनरेटर्स हैं चूँकि उनकी जो सप्लाईज़ हैं वो हमारी बस बार से तो कनेक्ट हैं और ये जनरेटर भी हमारा बस बार से कनेक्ट है और ये लोड भी नहीं उठा रहा है चूँकि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब ये होगा कि ये यहाँ से सप्लाई जो आ रही है वो ये लेना शुरू कर देगा कॉमन बस बार से और ये मोटर की तरह घूमने लगेगा। तो जब जनरेटर मोटर बन जाए तो उसको हम कहते हैं रिवर्स पावर का प्रॉब्लम आ जाना। ये रिवर्स पावर जो है इसीलिए कहला रहा है कि ये पावर देने के बजाय पावर ले रहा है, यानी कि जनरेटर का काम क्या था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब ये मैकेनिकल एनर्जी में तो इसकी प्रॉब्लम आ गया है, समझ लेते हैं कि फ्यूल ख़त्म हो गया है। तो जब फ्यूल ख़त्म हो गया तो अब इसको मैकेनिकल एनर्जी मिलना जो है वो बंद हो गई है। लेकिन चूँकि ये बस बार पे कनेक्ट है तो ये मुसलसल उसी स्पीड पर घूम रहा है जो इसकी रेटेड स्पीड है या कांस्टेंट स्पीड है, जो दूसरे जनरेटर्स के बराबर है। तो अब ये होता है कि इन जनरेटर्स के ऊपर मज़ीद लोड आएगा, यानी कि एक तो हमारा टोटल लोड है जो हमारी बस बार से कनेक्ट है, उसके अलावा भी इस जनरेटर का अपना लोड इन जनरेटर्स के ऊपर आने लगेगा। तो इनकी जो सप्लाईज़ है अब उससे ये घूम रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे जनरेटर का साउंड चेंज हो जाता है, यानी कि पूरे सिस्टम का साउंड चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये जनरेटर जो है रिवर्स पावर पर आ गया है। तो यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब हम बढ़ते हैं कि इस रिवर्स पावर से बचा किस तरह जा सकता है। तो बस रिवर्स पावर से बचने का जो सबसे पॉसिबल जो तरीका है वो ये है कि हमारा जनरेटर किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में उसका जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन होना चाहिए। तो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जनरेटर सर्किट ब्रेकर शुड बी ओपन इन केस ऑफ एनी फॉल्ट इन जनरेटर, यानी कि जनरेटर में जब भी कोई फॉल्ट आए जिस पर वो शट डाउन होता है जनरेटर या डीरेट होता है या उसके जो आरपीएम है वो ड्रॉप होते हैं, उस सूरत में सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो हमारे जनरेटर का सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि बस बार से हमारे 5 जनरेटर कनेक्ट थे। तो जब पाँचों कनेक्ट थे तो नॉर्मल कंडीशन में थे। जब हमारे जनरेटर नंबर 2 में प्रॉब्लम आया है तो इसका जो सर्किट ब्रेकर है अगर वो ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो सर्किट है पूरा वो
हमारा जो पूरा सिस्टम चल रहा है सिंक्रोनाइजिंग का वो रिवर्स पावर के इम्पैक्ट से और साइड इफ़ेक्ट से बच जाएगा। तो ये जनरेटर ब्रेकर ओपन होने की सूरत में अब सेपरेट हो गया है हमारे पूरे सिस्टम से। तो जब ये आइसोलेट हो गया है तो अब इसका कोई इम्पैक्ट जो है हमारे दूसरे जनरेटर्स पे भी नहीं आएगा और हमारी बस बार के सिस्टम पे भी नहीं आएगा। अलबत्ता ये होगा कि दूसरे जनरेटर्स पर लोड जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन चूँकि सिंक्रोनाइजिंग में इतना जो गुंजाइश है वो रख के हम चला रहे होते हैं जनरेटर्स कि अगर कोई एक जनरेटर हमारा शट डाउन हो जाए, बल्कि 2 जनरेटर्स भी अगर हमारे शट डाउन हो जाए तो हमारे जो दूसरे बाकी जनरेटर्स हैं वो उस लोड को बेयर कर सकें। तो अब 4 जनरेटर्स ने लोड को तो बेयर कर लिया, लेकिन रिवर्स पावर के प्रॉब्लम से हम बच गए क्योंकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो गया। तो रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि हमारे जनरेटर का सर्किट ब्रेकर सडनली ओपन हो जाए कोई भी फॉल्ट आने की सूरत में। तो आपने देखा कि रिवर्स पावर का यानी प्रॉब्लम आना मसला नहीं है, मसला ये होता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन ना हो। तो सर्किट ब्रेकर का ओपन ना होना मसला है हमारे सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम में, क्योंकि उससे जो इम्पैक्ट है वो पूरे सिस्टम पे आता है और हमारा पूरा जो प्लांट है वो शट डाउन हो सकता है। तो एक जनरेटर जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्पेसिफिक, वो सेपरेट हो जाए हमारे पूरे सिस्टम से, तो उससे हम जो है वो बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिर में रिवर्स पावर की पॉसिबल कॉजेज़ के ऊपर। जैसा कि हमने बताया कि कॉजेज़ में यही है कि कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे जनरेटर साइड पे, लेकिन जो नॉर्मली प्रैक्टिकली देखा गया है कि जनरेटर रिवर्स पावर पर क्यों निकलता है, क्यों हमारे सिस्टम से आइसोलेट होता है, तो फ्यूल की रिस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहली चीज़। यानी कि उसका टाइम पर उसकी सर्विस ना होना, या सर्विस होने के बावजूद उसके फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन आ जाना, फ्यूल क्वालिटी का बैड हो जाना। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे जनरेटर की जो स्पीड है वो ड्रॉप होगी और हमारा जनरेटर जो है वो रिवर्स पावर पर शट डाउन होगा। स्पीड कंट्रोलर में कोई फॉल्ट आ जाए या उसमें कोई चेंज कर दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग के दौरान कोई भी चेंज हम जब करते हैं हमारे स्पीड कंट्रोलर की सेटिंग्स वगैरह में, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। एनी सेंसर फॉल्ट इन जेनसेट, यानी जेनसेट के इंजन साइड पे कोई भी सेंसर में फॉल्ट हो जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो। इसी तरह AVR का प्रॉब्लम अक्सर आता है तो हमारा जनरेटर रिवर्स पावर पे जाता है। जनरेटर अंडर स्पीड हो जाना, अंडर स्पीड का भी मतलब यही है कि फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन आ जाना, या स्पीड कंट्रोलर से कोई चेंजिंग करना, या इसकी कोई और रीज़न हो सकती है, मसलन MPU का फॉल्ट हो सकता है। अच्छा, टॉर्क लोड आना ये बहुत कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा सिंक्रोनाइजिंग में पैरेलल ऑपरेशन चल रहा हो तो वहाँ पर टॉर्क लोड का इतना इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि किसी एक जनरेटर पर टॉर्क लोड नहीं आता, बल्कि वो टॉर्क लोड पूरे सिस्टम पे होता है। तो एक से ज़्यादा जनरेटर्स जो है वो मिलकर उसको शेयर कर लेते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टॉर्क लोड आ जाना, इससे भी किसी एक जनरेटर पर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो हमारे सिस्टम से आइसोलेट हो जाएगा। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। एनी चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि कहीं से भी कोई चेंज किया जाए, चाहे वो हमारे कंट्रोल रूम के किसी इक्विपमेंट से हो या जनरेटर साइड पर हो, सिंक्रोनाइजिंग के दौरान कोई भी चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमेशा हमें जो एडजस्टमेंट करनी होती हैं, हमें जो सेटिंग्स करनी होती हैं, हमें जो मेंटेनेंस करनी होती है, वो जनरेटर को आइसोलेट करके करनी होती है। क्योंकि हम पैरेलल ऑपरेशन के दौरान अगर कोई चेंज करेंगे तो उससे हमारे जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से रिवर्स पावर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई भी चेंजिंग, कोई भी पैरामीटर्स हमें सेट करना है वो हमें जनरेटर को सेपरेट करके उसको अलग से जो है उस पर काम करना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान अगर हम करेंगे तो उससे हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और रिवर्स पावर के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जनरेटर्स के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।